ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हुए हैं बैठक करने के लिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से खिलाड़ियों की जब मुलाकात हुई थी तो आश्वासन दिया गया था कि इस पूरे मामले में खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। उसके बाद जाकर गृह मंत्री के इंटरवीन के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल रात को ट्वीट किया और खिलाड़ियों को एक बार फिर से न्योता दिया बैठक करने के लिए कि समाधान निकाला जाए। 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी साक्षी मलिक और इसके साथ साथ बजरंग पुनिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक लंबी चल रही है, यानी कि पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि खिलाड़ी इस बात को लेकर अभी भी अडिग हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और अपनी मांगों को वो उठाते रहेंगे। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहलवानों के समर्थन में लगातार खाप पंचायत आगे आई हैं। ऐसे में पहले मुजफ्फरनगर, उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर शामली और आज महावीर फोगाट के गांव बलाली में खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है और पहलवानों को कैसे समर्थन देना है। एक तरफ सरकार जो है वो पहलवानों से बातचीत करने का तरीका निकाल रही है, तो वहीं पूरे मामले पर खाप पंचायतें अपने पक्ष को लगती हुई नजर आ रही हैं। खाप पंचायत का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में इंसाफ नहीं मिलता तब तक किसी तरीके की कोई बातचीत अगर होती है और बेनतीजा में निकलती है तब तक आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी सोच के हिसाब से लगातार खाप पंचायतें अपनी बैठक करती नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में फिलहाल पहलवानों का मुद्दा सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ खाप पंचायत उनका साथ दे रही हैं, तो वहीं अब इस आंदोलन को जन जन तक ले जाना और देशव्यापी आंदोलन बनाने की प्रक्रिया भी बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 हरियाणा। हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज और पहलवानों और सरकार के बातचीत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हरियाणा समेत केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा मोदी की सरकार न तो किसानों की है, न जवानों की है, न पहलवानों की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धनवानों की है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा की सरकार न केवल सूरजमुखी बल्कि भावांतर के तहत जो आलू, टमाटर, प्याज जैसे वो फसलें हैं जिस पे एमएसपी लागू नहीं हुई है उसकी भी खरीदगी और प्रॉपर तरीके से करे। और अगर इस तरीके की खरीदगी नहीं हुई तो आने वाले वक्त में आंदोलन और तेज होगा। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। एमएसपी के मुद्दे पर हरियाणा में दूसरे दिन भी किसान आंदोलन जारी रहा। कई सारे रोड्स को ब्लॉक किया गया, हाईवे को ब्लॉक किया गया और सरकार पर दबाव डालने के लिए किसानों ने यह साफ तौर पे कहा कि जब तक उनके गिरफ्तार किए हुए साथियों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। वहीं एमएसपी के मुद्दे पर सरकार उनसे एक बार बातचीत जरूर करे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया है। यमुनानगर के अलावा रोहतक में भी किसानों ने हाईवे को जाम किया। इसके अलावा किसानों की डिमांड है कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक इस प्रकार के आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलावा एमएसपी के मुद्दे पर भी किसानों ने साफ तौर पर सरकार को हिदायत दी है कि सरकार जब तक बातचीत नहीं करती तब तक इस प्रकार के आंदोलन चलते रहेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर मीटिंग ली। इस मीटिंग में भी इस बात को साफ तौर पर समझाया गया कि आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, साथ साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई करे और जितने भी मामले अब तक दर्ज किए गए हैं वो मामले हटाए जाएं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लेती तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और ज्यादा विकराल रूप धारण करेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 कुरुक्षेत्र। इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर 11 जून को हल्ला बोल करेंगे। अरविंद केजरीवाल 11 जून को इसी रामलीला मैदान में महा रैली करेंगे और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं रामलीला मैदान में जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। 2011 में देखें तो अन्ना आंदोलन की शुरुआत यानी कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने की जो क्रांति थी वो शुरुआत 2011 से इसी मंच से की थी। अरविंद केजरीवाल का इस रामलीला मैदान से खास कनेक्शन रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसके खिलाफ
महारैली का आह्वान इसी रामलीला मैदान से करेंगे और या यूं कहा जाए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आगाज केंद्र सरकार के खिलाफ इसी रामलीला मैदान से करेंगे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली विपक्ष की बैठक 22 या 23 जून को होगी। इस बात के संकेत खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दिए हैं। शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें नीतीश कुमार का फोन आया था और इस बैठक को लेकर बातचीत हुई है। नीतीश कुमार ने शरद पवार से कहा है कि 22 या 23 जून को जो है विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रोडमैप बनाने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में 12 जून को पटना में विपक्ष के नेताओं की बैठक जो है वो बुलाई गई थी। हालांकि राहुल गांधी जो है वो इस समय विदेश दौरे पर हैं और इसी को देखते हुए ये बैठक टाल दी गई थी। विपक्ष के चाहता है कि इस बैठक में सभी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो शामिल हों। आपको बता दें कि इस बैठक में महाराष्ट्र से शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी जो है शामिल होने के लिए पटना जाएंगे। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आज नोएडा में टिफिन बैठक कर रहे हैं। इस टिफिन बैठक का मुख्य एजेंडा यूपी में मिशन 80 होगा। नड्डा पार्टी के प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जेपी नड्डा आज नोएडा पहुंचे हैं। पहले चर्चा होगी, फिर टिफिन खोला जाएगा। जेपी नड्डा के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा करेंगे। इस चर्चा का पूरा फोकस यूपी में मिशन 80 पर टिका रहा है। आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूरी ताकत झोंकने का निर्देश दिया गया है। वैसे इस टिफिन बैठक की चर्चा आगरा में 3 जून को होनी थी, लेकिन बालासोर ट्रेन हादसे के चलते इसे टाल दिया गया। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष 24 के चुनाव के लिए एडी चोटी का जोर लगाकर भाजपा सरकार को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुटा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मिशन 24 के लिए पूरी जान फूंकने में जुट गई है। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, नोएडा। मानहानि के मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट से नहीं मिली राहत। 13 जुलाई को अनिवार्य उपस्थित होना होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में 13 जुलाई को हाजिर रहना होगा। 23 मई को सीएम केजरीवाल और आप सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने नया समन जारी करके उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन आज उनकी तरफ से वकील ने कुछ दस्तावेजों को लेकर और जरूरत न होने पर कोर्ट में पेश होने से छूट मिलने की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दी। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है। यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिग्री अपलोड होने के बावजूद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार इस पर सवाल उठाकर यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में केजरीवाल पर अदालत से 25,000 का जुर्माना भी लग चुका है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 3 नाबालिग बच्चों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक विवादास्पद पोस्ट रखी। ये पोस्ट औरंगजेब को लेकर थी। बाद में ये पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हुई और 2 समाज के लोग आमने सामने आए और फिर जमकर पथराव हुआ। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हिंदुत्ववादी संगठन ने बुधवार को कोल्हापुर में बंद का ऐलान किया और प्रदर्शन की बात कही। आज सुबह कोल्हापुर में बड़ी तादाद में हिंदुत्ववादी संगठन के लोग इकट्ठा हुए और बाद में हंगामा बरपा। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि माहौल खराब करने वालों के लोगों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। 2.5 साल की मासूम सृष्टि कुशवाहा को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन सबके बीच ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसी के जरिए
मासूम बच्ची को बाहर निकालेगी सेना इसी इक्विपमेंट के जरिए। यहाँ पर इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर ये रॉड डाली जाएगी इसके अंदर और उसके साथ साथ ये भी उसके साथ अटैच किया जाएगा हुक के तौर पर। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी की बात की जाए तो लगातार एक तरफ गड्ढा खोदा जा रहा है, पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि 200 फीट का ये बोरवेल है और बोरवेल के अंदर लगातार सृष्टि जो है उसको वो धसक रही है, करीब 100 फीट तक के फंस गई है। 20 फीट में शुरुआत में वो गिरी थी, लेकिन जैसे जैसे पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा, कंपिंग और वाइब्रेशन के कारण लगातार उसकी जो जगह है वो छूटती जा रही है और वो नीचे की तरफ धसकती जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं सेना के जवान अब मोर्चा संभाल चुके हैं और जल्द से जल्द सृष्टि कुशवाहा हम सबके बीच में होगी। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 सीहोर। एक बार फिर से कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से छूट रही है। 3:20 पे ये ट्रेन की रवानगी हो रही है। जिस तरह से 2 जून को यहाँ पे बालाशोर में ट्रेन का सबसे बड़ा हादसा हुआ था, करीबन 288 लोगों की मौत हो चुकी थी और हजारों से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। यात्रियों में इस बार मन में डर और खौफ बैठा हुआ है, लेकिन ज्यादातर पश्चिम बंगाल से जो यात्री हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस से जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अपना पेट पालना है और पैसा कमाना है। और दूसरी तरफ जो यात्री है उनका कहना है कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इलाज कराने के लिए वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से जा रहे हैं। मन में डर है, लेकिन उसके बावजूद भी जाना जरूरी है। तो देख सकते हैं 3:20 पे कोरोमंडल ट्रेन एक बार फिर से शालीमार से रवानगी हुई है और जिस तरह से बालाशुर में हादसा हुआ था और वहां पे करीबन लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अभी भी यात्रियों के मन में डर और खौफ बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी कोरोमंडल एक्सप्रेस से सवारी कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 शालीमार, कोलकाता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने के साथ ही महासम्मेलनों का आयोजन होने लगा और बेरोजगार भी अब महासम्मेलन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों बेरोजगारों के सपनों को सरकार तोड़ रही है, क्यों उनसे किए गए वादों को वह नहीं निभा पा रही है, क्यों सरकारी पदों पर भर्तियां वह तरीके से नहीं निकाल पा रही है, पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं। इस तरह की तमाम बातों को लेकर बेरोजगारों ने जयपुर में अपना महासम्मेलन का आयोजन किया और यहाँ पर तमाम बेरोजगार मौजूद है अपने हाथों में इस तरह से बैनर, पोस्टर, पर्चियां लेकर। खास बात यह है कि इस पूरे महासम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर गौरव वल्लभ आएंगे, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला आएंगे, बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आएंगे, यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के यहाँ पर नेता मौजूद हैं और उनके जरिए ये बेरोजगार अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारों की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी तक अटकी पड़ी है, इस पर ये लोग नियुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपने वादे पर खरे उतरे, बेरोजगारों का ध्यान दे। चुनाव आ रहे, सरकार चाहे किसी की भी बने, यहाँ से संकेत देने की कोशिश होगी कि बेरोजगार लोग, युवा वर्ग उसी के साथ होगा जो इनके हितों का ध्यान रखेगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर के आज मणिपुर के कुछ लोग गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह से वो समय मांगकर मिलना चाहते थे ताकि कोई रास्ता निकल सके, लेकिन समय न मिलने की वजह से वो तमाम लोग अमित शाह के घर पे पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उनके घर पे पहुंचने के पहले ही पुलिस ने उनको रोक लिया और उनको वापस वहां से लेकर के जंतर मंतर पर छोड़ दिया। उनका ये कहना था कि अमित शाह, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री जल्द से जल्द मामले में फिर से हस्तक्षेप करें ताकि वहां पे शांति बहाल हो सके। इसी बाबत बहुत सी महिलाएं और कुछ लोग आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने अलग अलग समुदायों के साथ बैठक कर राज्य में शांति बहाली की अपील भी की थी। हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया गया था। शांति, न्यूज़ 24। बिहार में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर और यह निर्माण होगा बिहार के पश्चिम चंपारण के केसरिया में, उस जगह पर जहां से राम जानकी पथ गुजरा है। दरअसल राम जानकी पथ को लेकर जो वैशाली के आगे केसरिया के पास होगा और जो जनकपुर में माता सीता की जन्मभूमि से लेकर अयोध्या तक का जो राम जानकी पथ बन रहा है उसके बीच में यह जगह पड़ता है और यह वही जगह है जहां पे भगवान श्री राम ने अयोध्या से जनकपुर जाने के बीच में वहां विश्राम लिया था। इस मंदिर का निर्माण पटना महावीर मंदिर न्यास समिति करा रही है और इसके लिए आर्किटेक्टों की टीम बना ली गई है। मॉडल तैयार हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि
2025 में मंदिर का एक बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा और जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी यहीं स्थापित होगा। 3 मंजिला यह पूरा मंदिर रहेगा और इसको लेकर 20 जून से भूमि पूजन के बाद 20 जून से इसका शिलान्यास का काम शुरू हो जाएगा, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इस पूरे खर्च को महावीर मंदिर न्यास समिति पूरा करेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र सरकार के लिए राहत भरी खबर है। अब आंकड़ों से महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब दे सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र विदेशी निवेश के मामले में नंबर 1 बन गया है। इसके पहले कर्नाटक नंबर 1 पर था और उसके पहले गुजरात नंबर 1 पर था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जब मैं पिछली बार सरकार में था तब भी महाराष्ट्र FDI के मामले में नंबर 1 पर था, लेकिन जब सरकार बदली तब जो निवेशक हैं उनका भरोसा भी उठ गया। यही कारण है कि लगातार जब सरकार बदली थी तो कर्नाटक और गुजरात नंबर 1 पर थे, लेकिन एक बार फिर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वहीं विपक्ष अब भी लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि कई कंपनियां राज्य छोड़कर जा रही हैं क्योंकि सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है और इससे रोजगार की समस्या बाद में पैदा होगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों समेत 6 चीतों की सिलसिलेवार मौत के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कूनो पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया कि चीतों को फिलहाल अब किसी और जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कूनो में तमाम अधिकारियों, वन अधिकारियों के साथ साथ चीता प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों से बातचीत की, मौके का मुआयना किया, जायजा लिया कि वहां के हालात क्या हैं और आखिर क्या वजह है कि चीतों की मौत हो रही है। तमाम बैठकें करते हुए इस बात को जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को अपने जन्मदिन पर रिलीज किया था और जिसके बाद 18 फरवरी को भी 12 और चीते साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, लेकिन इसके बाद से चीतों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ और 3 शावकों की मौत हुई और साथ ही 3 चीतों की भी सिलसिलेवार मौत होती रही। जिसके बाद अब इस बात पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या चीतों को कूनो से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर केंद्रीय वन मंत्री ने विराम लगा दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। इस चुनावी साल में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की मानो बल्ले बल्ले ही हो गई है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर उसे लागू भी कर दिया था, जिसके बाद कर्मचारी इसका जश्न ही मना रहे थे कि अब सरकार की ओर से उन्हें एक और बड़ी सौगात दी गई है। इसके तहत अब 28 साल की बजाय 25 साल पर ही राजस्थान सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ देने का ऐलान कर दिया है और 1 अप्रैल 2023 से इसका लाभ उन्हें मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस तरह का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कैबिनेट की बैठक में किया गया। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों का रुख कांग्रेस के प्रति किस कदर नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार ने जो कुछ सरकारी कर्मचारियों को दिया शायद वह दूसरे राज्य अब तक सोच भी नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। यूपी कांग्रेस में एक बार फिर से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को दिल्ली तलब किया जा चुका है। माना जा रहा है कि यूपी में पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के चलते हाईकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली करारी शिकस्त और पार्टी के भीतर चल रही उठापटक को लेकर कांग्रेस हाईकमान यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश नेतृत्व से खासा नाराज चल रहा है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को दिल्ली भी तलब किया गया था। अब खबर ये मिल रही है कि यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब ब्रजलाल खाबरी ने बगैर हाईकमान को बताया यूपी कांग्रेस के 2 जिला अध्यक्ष बदल दिए थे। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने 26 मई को एक पत्र जारी कर अजय सोनकर को जौनपुर का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बना दिया। अजय सोनकर को कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले वहां के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज को कोई भी सूचना नहीं दी गई, न ही उन्हें पद से हटाने का कोई पत्र जारी किया। फैसल हसन तबरेज पुराने कांग्रेसी नेता रहे, वो NSUI और यूथ कांग्रेस में भी रह चुके हैं और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। सूत्रों का दावा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अजय कुमार डल्लू को उनके पद से हटा दिया गया था, ठीक उसी तरीके से निकाय चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद ब्रजलाल खाबरी को भी पद से हटाया जा सकता है।
कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा हज 2023 की सऊदी अरब में शुरुआत हो गई है और पूरे विश्व से जिस प्रकार से मुस्लिम हज यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उसी के चलते कश्मीर घाटी से भी आज हाजियों का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डे से सऊदी अरब जिद्दाह की तरफ रवाना हुआ। पहले जत्थे में कश्मीर घाटी के सभी लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट से 630 के करीब हाजी शामिल थे, जिन्हें श्रीनगर के बेमिना हज हाउस पहले पहुंचना था। वहां पर जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हाजियों को वहां प्रशासन के आला अधिकारियों ने रिसीव करते हुए उन्हें सारी जानकारियां दी, जिसके बाद हाजियों को बसेस में बिठाकर, जो स्पेशल बसेस की फ्लीट रखी गई थी, उनमें बिठाकर श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचाया गया। हज पर जाने वाले यात्रियों ने कहा कि वो काफ़ी संतुष्ट है जो प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं और साथ ही साथ वो इस वर्ष हज पर पहुंचने के बाद कश्मीर में अमन और शांति की दुआ जरूर करेंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बहुत जल्द भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच भारत में लड़ाकू विमान निर्माण समझौते पर मुहर लगने वाली है। डिफेंस डील में भारत में 350 लड़ाकू विमान के निर्माण का समझौता होगा। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। स्वदेशी हल्की लड़ाकू विमान तेजस में पहले ही कम पावर का GE का ही इंजन लगा है। नई डील के तहत तेजस को अब हाई पावर का इंजन मिल जाएगा। मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर प्लेन एमका में GE 414 इंजन लगेगा। आपको बता दें कि अगर यह डील पक्का हो जाता है, डील पर मुहर लग जाती है, तो भारत के सैन्य शक्ति में एक और इजाफा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल पर, और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंगल आर्क के ऊपर खड़ा है ये भारत का पहला सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ये आप देखिए, ये वो आर्क है और इसी आर्क के ऊपर जो आप देखिए पूरा ब्रिज है, इसको बनाया गया है। 17 पिलर हैं और 28,660 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज ये सिंगल आर्क रेल पुल बनकर तैयार हो चुका है। इसका ट्रायल रन हुआ है ट्रेन ट्रॉली के जरिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही यहाँ से रेलगाड़ी गुजरेगी और सीधा कन्याकुमारी से रेलगाड़ी निकलेगी, कश्मीर घाटी पहुंच जाएगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रियासी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला दिया है। ये मैच इंग्लैंड के द ओवल मैदान में खेला जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया 4 पेसर और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। मैच इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर हो रहा है। इंग्लैंड में दोनों ही टीम पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इंग्लैंड में 176 मैच खेले हैं, वहीं टीम इंडिया ने यहाँ पर 68 मैच खेले हैं। मैदान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ओवल पर 38 टेस्ट में से सिर्फ 7 जीते हैं, यानी 14% मुकाबले जीते हैं। टीम इंडिया ने यहाँ 14 मुकाबले खेले हैं, वहीं सिर्फ 2 में जीत हासिल की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय फ्रेंड्स की नजर कोहली, शमी और जडेजा की तिगड़ी पर होगी, क्योंकि ये तीनों ही इंग्लिश सरजमी पर भारत के टॉप परफॉर्मर्स हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।